नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे इकॉनमी की। जिनको नहीं पता है उन दोस्तों को बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए यह सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको एक एक विषय में एक एक टॉपिक लेके बता रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, कैसे आप इन्हें तैयार करेंगे, किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। और एक बात मैंने पहले भी बता दी है, फिर से बताता हूँ। जिस दिन एग्ज़ाम होगा अगले दिन बाकायदा मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि देखिए इन इन टॉपिक से इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया था। और पिछले साल तो टॉप 300 के नाम से सीरीज़ चल रही थी, 65 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं, 65 एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे अगर फोकस करते हैं तो आपका समय भी बचेगा, आप बहुत ज़्यादा भटकेंगे नहीं, और आप बहुत आसानी से प्री निकाल भी सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक बात बस इतनी बता देता हूँ कि टॉप 500 के नाम से एक सीरीज़ चल रही है, उसी पे आधारित ये भी सीरीज़ है। उस सीरीज़ में ये है कि आपको पीडीएफ नोट भी मिल रही है और बाकायदा फुल वीडियो के रूप में एक एक विषय हम कवर भी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसमें मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ताकि आप जब पहली बार पढ़ने जाएं तो देख सकें क्या क्या पढ़ना है। दूसरी बार जब इस वीडियो को देखें तो आप रिवाइज़ कर सकें क्या पढ़ा ढंग से, किस चीज़ को छोड़ दिए हैं। तीसरी बार चौथी बार जब आप इस वीडियो को देखें तो बिना नोट पढ़े, बिना किताब को खोले, आप दिमाग में उन चीज़ों को वापस से रिवाइज़ कर सकें कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, इसीलिए एक अलग से सीरीज़ चलाई जा रही है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। इकॉनमी में 70 टॉपिक्स हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इकॉनमी के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट पे आधारित होते हैं। ठीक है ना। तो पहली जो बात है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत बना था, न्यूज़ में बात थी। इसके बहाने आपको क्या देखना चाहिए? सीधी सी बात है, आप चीनी उद्योग को देखिए, शुगर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। और एक बात ये ध्यान रखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में उत्तर भारत की अगर बात करें और दक्षिण भारत, खासतौर से महाराष्ट्र की तरफ, तो तुलना कर दी जाती है। गन्ने की कृषि को लेकर के तुलना की जाती है और गन्ने के उद्योग, चीनी उद्योग को लेकर तुलना की जाती है। इनमें क्या अंतर है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेंस में भी बनते हैं, प्री में भी बन सकता है। बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा नहीं देखना है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार की बातें हर 3 महीने पे आती रहती हैं। एक समय भंडार में गिरावट थी, उस समय न्यूज़ में बात थी, तो मैंने इसको लिख लिया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। बस छोटा सा एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। चीज़ों का मतलब ये है कि करेंसी हमने लिया है, गोल्ड है, और क्या क्या है इसमें, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा कंसेप्चुअल होना चाहें, समझना चाहें तो ये देख लीजिए कि विदेशी मुद्रा भंडार अगर कम होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भुगतान संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका उल्टा भी करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है जी, तो बस इतना आप जान लीजिए, काम हो जाएगा। ये योजना है मध्याह्न भोजन योजना, जिसको पीएम पोषण योजना भी कहते हैं, नाम बदल दिया गया थोड़ा। तो इसके बारे में आपको क्या जानना है, दो बातें। पहली बात ये कि ये योजना की शुरुआत कब की गई, और दूसरी बात यह है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। बस दो बातें जान लीजिए, महत्वपूर्ण योजना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं विस्तार से बताऊंगा, जहाँ बस मेन टू द पॉइंट जो काम की चीज़ है वही बता रहा हूँ। वैश्विक भूखमरी सूचकांक पे बहुत अधिक चर्चा हो रही थी और भारत की स्थिति खराब हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, अगर आप पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं तो रैंकिंग भी ध्यान रखिएगा, लेकिन यूपीएससी रैंकिंग पर शायद ही क्वेश्चन पूछती है कि कौन सी रैंक थी भारत की। ये देखिए कि किस पैरामीटर पे यह सूचकांक तैयार किया जाता है, कौन कौन सी बातें शामिल की जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद बाकी देखिए, ध्यान रखिए, टेंशन की बात नहीं है, पढ़ा रहा हूँ बाकायदा, फुल वीडियोज़ आ रही हैं और बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे। आपको रिवाइज़ करने का भी समय मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना, पहले खुद से भी पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क, ये आरबीआई ने इसकी घोषणा की थी, नियमों में संशोधन किया था। आपको बस ये जानना है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है। इसको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहते हैं, और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई हिंदी में कहते हैं। बैंकिंग का एक टर्म है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई क्या होती है, कौन ये कार्रवाई करता है, और इसके तहत कौन कौन से नियम बनाए गए हैं बैंकों के लिए। बस बस इतना जान लीजिए, टॉपिक आसान है लेकिन है महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न आ सकता है।
ये बताइए बैंकिंग प्रणाली तरलता क्या है? तरलता पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सिर्फ अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंपल सा बैंकिंग प्रणाली तरलता को कौन सी लाइन सबसे अच्छे से परिभाषित कर रही है, 4 लाइनें दे दी गई हैं। अब उसको आप तभी सही से हल कर पाएंगे जब आपको इसका डेफिनेशन कहें या इसकी समझ कहें पता होगी तब। ठीक है, तो बस इतना जानिए कि बैंकिंग प्रणाली तरलता क्या है और थोड़ा सा इसका असर जान जाइए, इसका प्रभाव जान जाइए, टॉपिक तैयार हो जाएगा। इकॉनमी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं पढ़नी होती। हम पता है इकॉनमी को बोझिल क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं और ऐसे पढ़ाई भी जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें ना तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन्हीं को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो वही उसी पर क्वेश्चन बनता है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल भी महत्वपूर्ण था, इस साल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। इस मूल्य को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित करने के लिए कितना मूल्य होगा, एक आयोग है, उस आयोग के बारे में जानिए। सही मायने में घोषित कौन, सलाह देने के लिए, सिफारिश के लिए आयोग है और घोषित करने के लिए मंत्रालय है। ये दोनों में अंतर जो है आपको पता होना चाहिए, ये जान लीजिए। बाकी यूपीएससी ने ऐसे पूछे हैं पहले भी क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फसलें हैं जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत समर्थन मिलता है या फिर सरकार उस पर पैसे देती है। बस इतना जान लेंगे आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा आप देखेंगे दलहन फसलें अगर कैटेगरी बनाई जाए तो थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं, रबी की, कौन खरीफ की है, कौन दलहन फसलें हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। मनरेगा कार्यक्रम के बारे में आपको बस 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कई बार ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। शुरुआत देखेंगे, उसके बाद से देखिए कि इसमें प्रावधान क्या क्या है, कमाल के प्रावधान है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन प्रावधानों को आप बस थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे रोज़गार मिलेगा, कैसे बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, कितनी दूरी तक आप काम करने जा सकते हैं और सोशल ऑडिट का क्या इसमें उपाय है। ये बस थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लेंगे प्रावधानों को, काम हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा मनरेगा में लाभार्थी कौन हो सकते हैं, इस पर भी यूपीएससी किसी योजना के लाभार्थियों पर घुमा फिरा के सेंटेंस बना लेती है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस पर भी क्वेश्चन पहले भी आए हैं 1-2 बार। तो आपको बस इतना जानना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। गर्भवती महिलाओं के लिए भी प्रावधान है और इसके अलावा खाद्य सुरक्षा की बात तो है ही, इसके पहले की कुछ योजनाएं हैं जो चल रही थी, देखिए कानून 2013 में बना है, उससे पहले खाद्य सुरक्षा की योजनाएं चल रही थी, उनको इनमें समाहित कर दिया गया है। तो वो योजनाएं कौन थी, इस रूप में आप बस इसको देख लीजिए, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ऑयल, पाम ऑयल जो है, इस पे एक मिशन चल रहा है हमारे देश में, एक योजना है। देखिए हम खाद्य तेल काफ़ी हद तक आयात करते हैं और इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित योजना अगर आ रही है राष्ट्रीय स्तर पे तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पाम के बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हैं, वैसे एक उस टॉपिक के तहत, वनस्पतियों वाले टॉपिक के तहत जो हमने भूगोल में, इन्वायरमेंट में पढ़ा था। लेकिन इस योजना की बात करें तो योजना की शुरुआत कब हुई थी, किस मंत्रालय के तहत इसे डील किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है, बस इतना जान लीजिए, टॉपिक तैयार। इसके बाद AIIB, इस पर भी 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसकी 3 बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली बात ये कि इसकी स्थापना कब हुई है, दूसरा बेसिक तथ्य है कि इसका मुख्यालय कहाँ है अगर है तो, तीसरा जो है वो सबसे कमाल का है कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं। अगर पूछ दे क्या सिर्फ एशिया के ही देश मेंबर हैं, तब इस रूप में देखिएगा, एक एक याद नहीं करना है, ठीक है ना। ये देखिए कि सिर्फ एशिया के हैं कि और भी महाद्वीपों के मेंबर इसमें हैं। और इसके अलावा एक आप देख सकते हैं कि इसमें भारत की क्या हैसियत है, समझ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर इसमें शेयर कितना है भारत का, इस लिहाज से बस इतना देख लेंगे, टॉपिक तैयार हो गया। एक एक 2-2 लाइनें तो हैं। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, इसके बारे में बस परिचय थोड़ा सा होना चाहिए, ये पाइपलाइन क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, किसके लिए है, बस इतना जान लीजिए, टॉपिक तैयार हो गया। इसके बाद देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है, क्यों जारी किया जाता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, बस ये जान लीजिए। और कोर क्षेत्र, कुछ कोर इंडस्ट्रीज़ हैं 8, उनको जो है भारांश के अनुसार ऊपर से नीचे के क्रम में आप याद कर लीजिए।
अगर पूछ दे यूपीएससी कि इसमें विद्युत, रिफाइनरी, उर्वरक किसको ज़्यादा भारांश मिला हुआ है या घटते क्रम में बढ़ते क्रम में आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आए हैं पहले भी, तो इस तरह से तैयार कर लीजिए, हो गया छोटा सा ही। पेमेंट बैंक इम्पॉर्टेंट है, भुगतान बैंक। तो भुगतान बैंक क्या होते हैं, सारी कहानी इसी पे है। भुगतान बैंक क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या सीमाएं हैं, क्या ये लोन दे सकते हैं, क्या ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, इनकी क्या सीमाएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता हो जाए तो ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद से है होल सेल प्राइस इंडेक्स, उसके बाद से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या कहते हैं इसको, थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक, इस तरह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सॉरी। तो ये सूचकांक कौन जारी करता है, सबसे पहले ये देखिए। इसके आधार पर मुद्रास्फीति की दरें तय की जाती हैं, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। लेकिन मेन बात यह है कि यह जारी किसके द्वारा किया जाता है और इन सूचकांकों की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी बातें इसमें शामिल की जाती हैं, किसको कितना भारांश दिया जाता है, ये जान लीजिए। टॉपिक आपका तैयार हो गया। बस दो तीन अगर खुद से नोट बनाने बैठेंगे, शॉर्ट नोट की बात कर रहा हूँ, तो दो तीन लाइनें लिखनी है बस एक में, ज़्यादा नहीं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे लोग फंस जाते हैं। ये देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बस वहीं किसी भी योजना को जानने के लिए मैंने पहले भी बताया, 2-3 बातें ध्यान में रखनी होती है। कब शुरू हुआ, क्या उद्देश्य है, मंत्रालय इसका देख लीजिए, लाभार्थी कौन है, बस इतना ही। इसके बाद से 17वां टॉपिक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस पर भी पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। इनमें किस फसल पे कितना प्रीमियम है, उस तरह का भी आप देख लेंगे। नहीं, वो शायद कुछ और था, फसल बीमा योजना था, ये अलग योजना है। कृषि सिंचाई योजना, तो कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी, इसके लिए कुछ, इसके तहत कुछ नारे दिए गए हैं बड़े ही खूबसूरत, तो उन्हें आप याद रखेंगे। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से इस योजना को लागू किया जा रहा है, उसे देख लीजिए, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है इस बार एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि मत्स्य पालन में भारत की स्थिति क्या है दुनिया के लिहाज से, दुनिया से आप तुलना करेंगे देशों से तो, और भारत में राज्यों की तुलना करेंगे तो कौन सा राज्य आगे है मत्स्य पालन के क्षेत्र में। 4 राज्यों को ऊपर से नीचे के क्रम में याद कर लीजिए। बस इतना ही। मत्स्य पालन इंडस्ट्री जो है, फिशरीज इंडस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मतलब आराम से आप हल कर सकते हैं, आएगा तो। डिजिटल रुपये की बात हो रही थी, आपको बस इतना जान लेना है इस टॉपिक में कि डिजिटल रुपये की विशेषता क्या होगी, कैसे इसे रेगुलेट किया जाएगा, बस इसी के आसपास जानना है। क्वेश्चन बना तो इसी पे बनेगा, ठीक है ना। इसके आगे देखिए, नशीली दवाओं की लत और भारत सरकार ने नशीली दवाओं से निपटने के लिए, अभी देखिए हमारे देश में युवा बहुत ही अधिक इसके चपेट में है। ख़ासतौर से आप देखेंगे पंजाब की तरफ जो है ना, नशीली दवाओं का असर बहुत ज़्यादा है और उससे कई सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो इसी बहाने आप ये देखिए कि योजनाएं कौन कौन सी लागू की गई हैं, और साथ ही साथ एक चीज़ पूछी जाती है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, प्री में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, इधर पाकिस्तान ईरान की तरफ, इधर गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं उसको, फिर से मैं बना देता हूँ ऐसे, ये ऐसे गोल्डन क्रिसेंट, और इस साइड में इधर पूरब की तरफ थाईलैंड म्यांमार की तरफ गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल किस संदर्भ में है, ज़रा आप जानिए। अफीम की खेती होती है, तस्करी होती है उसकी, नशे की, भारत में इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, बड़ी समस्या है, तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये 2 चीज़ें आप जान लीजिए, आपका काम हो गया। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपको जानना चाहिए, पूरा डिटेल में जानिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं वो भी जानिए। भारत को कितना वोटिंग परसेंटेज मिला है, कोटा कितना मिला है, वो जानिए, ठीक है। और विशेष आहरण अधिकार के बारे में हो सकता है आगे बात करेंगे, फिलहाल ये टॉपिक आया है इसी से संबंधित है, तो उससे भी जान लीजिए, ठीक है ना। बस इतना ही। इसके आगे विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, इसमें कई बैंक शामिल हैं, ठीक है ना। तो IMF और ये विश्व बैंक दोनों एक साथ बने थे, ये भी आप थोड़ा सा जान लेंगे, इनको जुड़वा भी कहा जाता है। बाकी विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है,
और इसके इस समूह में जो कुछ बैंक हैं उनकी विशेषता खासियत क्या है, अलग अलग सेक्टर पकड़ रखा है और उस पर क्वेश्चन आ सकता है। कोई ऐसा है जिसका काम है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देना, कोई ऐसा है जो गरीब देश हैं उनकी हेल्प करने की बात करता है। तो इस तरह से अलग अलग जो बैंक हैं विश्व बैंक समूह में, उनकी विशेषताएं देखिए और ये भी जानिए कि इनमें से किस में भारत शामिल है और किस में भारत शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से पहले भी आया है। IMF और विश्व बैंक, खासतौर से विश्व बैंक की रिपोर्ट से अक्सर क्वेश्चन आए हैं, तो इसकी रिपोर्ट को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उज्ज्वला योजना महत्वपूर्ण है। योजनाओं की बात जब भी आ रही है तो कब योजना शुरू हुई, क्या इसका मकसद है, लाभार्थी कौन है, कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, मंत्रालय कौन सा है, बस इतना देख लेंगे, हो गया। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यह क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है इसे लाने का और इसकी क्या क्या खासियत है, बस इतना जान लीजिए, टॉपिक आपका तैयार। नियो बैंक, नियो बैंक क्या है और इसकी तुलना हम पारंपरिक बैंक से करके देखें। ये नियो बैंक की क्या विशेषता है, क्यों ये टर्म आया है, जो पहले से बैंक चल रहे हैं वाणिज्यिक बैंक, पारंपरिक बैंक जो है उनसे यह किस तरह से अलग है, किस तरह से एक समान है, ये थोड़ा सा जान लेंगे, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। पशुपालन पर कुछ आंकड़े आए थे, करंट अफेयर में थे, तो थोड़ा सा आप पशुपालन का डाटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस बार आ सकता है यहाँ से, ठीक है ना। आपको पता है पशुधन जनगणना भी होती है, उसी बहाने आप जो है इसके कुछ डाटा ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं जाना, बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं, लेकिन हाँ इस तरह के सर्वे कभी कभी होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये करंट में था इसलिए इसको लिया गया है। ई रूपी, ई रूपी क्या है और इसकी खास बात क्या है, बस दो ही बातें। ई रूपी क्या है, जब आप चर्चा देखेंगे क्यों चर्चा में बात थी तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसकी खास बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है, बस दो बातें जान गए, टॉपिक तैयार हो गया। सरकारी प्रतिभूतियों पे क्वेश्चन पहले भी आया है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों के बारे में थोड़ा सा जानिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के लिए विशेष रूप से आपको देखना है, कुछ राज्य सरकार के लिए देखना है, तो ये आप समझिए कि क्या है और इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है, सरकार को इससे क्या फ़ायदा होता है, देश के हित में किस तरह से है, बस इतना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस थोड़ा सा बेसिक जानकारी। इसके बाद से गिल्ट फंड क्या होता है, सिंपल यूपीएससी पूछ दे गिल्ट फंड क्या होता है, गिल्ट फंड किसे कहते हैं, गिल्ट फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन सब का जवाब यही है कि आप जान लें कि गिल्ट फंड की विशेषता क्या, बस हो गया टॉपिक तैयार। इसके बाद से पीएम कुसुम योजना, ये भी एक योजना है, मैंने अभी भी बताया कि इसको कैसे तैयार करना है, पीएम कुसुम। बेरोजगारी, बेरोजगारी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। उसके अलावा एक कर्व आप सुने होंगे बेरोजगारी से संबंधित, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित, उस कर्व को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वक्र, मैं कुछ दे देता हूँ, ऐसे कंफ्यूज आप हो जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम खोज तो लेंगे। जैसे लॉरेंज वक्र है, लाफर वक्र है, दो ही दे देते हैं, बताइए गिनी गुणांक है, इनमें से किसकी बात हम करते हैं बेरोजगारी से संबंधित, तो उसे आप देख लेंगे। बाकी थोड़ा सा आप अंदर जाके पर बेरोजगारी के प्रकारों को देख लेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, और भी बेरोजगारी है, लेबर फोर्स में थोड़ा सा आप जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, कुछ टेक्निकल शब्द हैं उनकी परिभाषाएं आपको मिलेंगी किताबों में, वो जान लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बेरोजगारी से संबंधित कोई समिति बनाई गई होगी तो उसे आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति में ज़्यादा नहीं अंदर जाना, सबसे पहले आप बेसिक समझिए कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं और इसका प्रकार क्या है। उसके बाद से मुद्रास्फीति जब होती है तो उसका असर क्या होता है, मेन बात यही है, किस तरह के वर्ग पर क्या असर होता है, यह बात अगर आपको पता है तो काफ़ी हद तक आप चीज़ें समझ जाएंगे। बाकी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाता है, आरबीआई कैसे करती है, उसकी बात हम आरबीआई के टाइम पे करेंगे, अभी टॉपिक आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये टॉपिक मुद्रास्फीति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बैड बैंक, बैड बैंक किसे कहते हैं, बात ख़त्म। अगर इसका आंसर आपके पास है तो इससे संबंधित क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए बहुत आसानी से आप कर लेंगे। एक कानून बना था FRBM 2002-3 के आसपास की बात है, और 2020 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था इस पर, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछा था कि बजट
सेशन चल रहा है संसद में, उस समय ऐसा कुछ है, वित्त मंत्री कुछ पेश करते हैं, कुल मिला के ये किससे संबंधित है, फिर 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो उसमें से बेसिकली यही उसका सही उत्तर था। तो इस पर घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस कानून के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर को लेके या वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने से संबंधित लेके, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने को लेके क्या बातें इसमें कही गई हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से भुगतान संतुलन महत्वपूर्ण है। भुगतान संतुलन में आपको बस ये देखना है कि भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। इसमें 2 तरह के खाते होते हैं, पूंजी खाता, चालू खाता। उसे थोड़ा सा समझ लेंगे, उसमें कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं उसे समझ लेंगे, काम बन जाएगा। भुगतान संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसे देख लीजिए, हो गया टॉपिक। व्यापार घाटा किसे कहते हैं, उसी भुगतान संतुलन में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो व्यापार घाटा भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एक जुड़वा घाटा आप पढ़ते हैं, वो जुड़वा घाटा किसे है, थोड़ा किसे कहते हैं, थोड़ा सा वो पढ़ लीजिए, टॉपिक आपका तैयार हो गया। मौद्रिक नीति समिति पे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। इस समिति की स्थापना या गठन कैसे होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, मेंबर को लेकर यूपीएससी ने घुमाया था, और इसका काम क्या होता है, मौद्रिक नीति समिति का काम क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए। 2019 में क्वेश्चन आया था कि इस तरह का कुछ काम है तो उस पर निर्णय कौन करेगा, और उसका आंसर था मौद्रिक नीति समिति, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बस 2-3 एंगल देख लीजिए, टॉपिक आपका तैयार हो गया। फिर विंडफॉल टैक्स क्या है, सिर्फ इतना है, इसका उत्तर निकाल लीजिए कि इसका इसका मतलब क्या है विंडफॉल टैक्स का, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अभी भी मैंने बताया कि योजना अगर है तो उसको कैसे तैयार करना है, मंत्रालय वगैरह ध्यान से देख लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है और इसमें क्या क्या सूचकांक शामिल किए जाते हैं, कौन कौन सी बातें शामिल की जाती हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, भारत की स्थिति क्या है इसमें, वो भी थोड़ा देख लेंगे, टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, फिलहाल अभी कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है, बस 3 बातें आप जान गए, टॉपिक हो गया तैयार। इसके आगे देखिए, ये मैंने कहा ना अभी मुद्रास्फीति के टाइम पे आरबीआई की मौद्रिक नीतियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन मान के चलिए 2023 में यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, मौद्रिक नीतियाँ, कितने तरह की मौद्रिक नीतियाँ होती हैं आरबीआई की, और इसमें कुछ दरें हैं, आपने सुना होगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह से शब्द आपने सुने होंगे, उसे आप समझिए। और इसके अलावा कुछ मात्रात्मक उपाय हैं, इन्हीं को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। मात्रात्मक उपाय क्या है, गुणात्मक उपाय क्या है, ये सारे टर्म्स आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को विस्तार से पढ़िएगा, थोड़ा विस्तार से, छोटे छोटे टर्म्स इसमें हैं, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। रेपो रेट अगर बढ़ा दिया गया तो क्या असर होगा मार्केट पे, मुद्रा की जो तरलता है मार्केट में उस पे क्या असर होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भारत में गन्ना और चीनी उद्योग हेतु एफआरपी। देखिए हमने चीनी की बात, गन्ना की बात कर ली है, अभी एफआरपी की बात आप कर लेते हैं। ये एफआरपी क्या है, थोड़ा सा आप समझिए, कौन जारी करता है इसे, राज्य सरकारों की क्या भूमिका है, थोड़ी सी जानकारी आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति को कैसे मापते हैं, मेन बात यही है। उसके लिए कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है वो जानेंगे, कौन संस्था जारी करती है उतना जानेंगे, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, डिजिटल बैंक। डिजिटल बैंक क्या होते हैं, कैसे इनका रेगुलेशन किया जाता है और इनकी क्या होते हैं तो जाने जाएंगे, विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो विशेषताएं क्या हैं और कैसे रेगुलेशन होता है इनका, बस 2 बातें जान लीजिए, टॉपिक आपका तैयार। इससे ज़्यादा जानने वाली बात इसमें कुछ खास नहीं है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, इसकी स्थापना और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका काम। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का काम क्या है, क्वेश्चन बनेगा तो इसी के आसपास बनेगा, यही मेन बात है इसमें कि इसका काम क्या है। हो सकता है कोई ऐसी लाइन लिख दी जाए जो इसका काम नहीं है, तो जो है वो पता रहेगा तभी तो जान पाएंगे कि क्या नहीं है। आगे देखिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी, एक करंट की बात थी,
आपको ये समझना है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस तरह से होता है, इसकी क्या खासियत बात है। ठीक है ना, अगर निवेशक चले जा रहे हैं तो इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर होगा, ज़्यादा पोर्टफोलियो निवेश आ रहा है इसका क्या असर होगा, बस इतना जान लीजिए, टॉपिक हो गया पूरा। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये पता करना है कि यह योजना कब शुरू की गई थी। इसमें अभी हाल ही में कुछ नए सेक्टर्स भी जोड़े गए हैं जिनको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर की ही बात है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, नहीं 2-3 साल की बात नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पूछा था यूपीएससी ने कि इसके तहत क्या क्या लाभ दिए जाते हैं। ठीक है ना, नहीं जी, मुझे ध्यान आ रहा है कि इस पे 2 बार क्वेश्चन, पहले पुराना भी पूछा गया है और 2018 के बाद से भी एक क्वेश्चन आया था इसी पे। तो एक बार देख लीजिएगा कि इससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं किसान। लाभार्थियों पे मैंने पहले ही बताया, कोई कोई स्कीम है कोई इस तरह का, तो लाभार्थी कौन होंगे, किस तरह से लाभ ले पाएंगे, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद से वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, सबसे मेन बात यही है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। दूसरी बात यह है कि भारत की स्थिति क्या है, और तीसरी बात है कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। बस हो गया। 50वां टॉपिक है सहकारी बैंक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सहकारी बैंक जो है किस तरह से काम करते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और मेन बात ध्यान रखिएगा इनका रेगुलेशन पे बड़ा पेच है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो सहकारी बैंकों का रेगुलेशन किन नियमों के तहत होता है, इसे आप देख लीजिए, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, सहकारी बैंकों की जो खासियत है, किस तरह से सेवाएं प्रदान करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वस्तु और सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा, क्या यह संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है कि प्रस्ताव से बनी है। आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो क्लियर करिए। उसके बाद से इस परिषद में मेंबरशिप क्या है, केंद्र सरकार का क्या रोल है, राज्यों का क्या रोल है, वोटिंग परसेंटेज का क्या हिसाब किताब है, कैसे निर्णय लिया जाता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस बार। इसके बाद आगे देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होती है, ये आप इकॉनमी में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट से संबंधित शेयर मार्केट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, कौन इसके तहत इन्वेस्ट कर सकता है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, मेन बात ये देख लीजिए कि किसने इसको जारी किया। रिपोर्ट में बहुत सारे सतत विकास लक्ष्यों पे बात हो रही है, 2030 तक बात होगी, और देखते हैं कितना हम लोग पूरा कर पाते हैं, हम लोग मतलब पूरी दुनिया मिलके, कि 17 लक्ष्य हमने रखे हैं, देखें पूरा कर पाते कि नहीं। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, सबसे पहली बात। इसी बहाने आप ये देखिए कि सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 करके याद कर लीजिएगा, बहुत काम के हैं, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का काम क्या है, सिंपल, ठीक है। इसकी स्थापना को लेकर थोड़ा बहुत जान लीजिए बेसिक, लेकिन मेन बात यह कि इसका काम क्या है, उस काम को विस्तार से समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय गुणवत्ता परिषद का भी काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, बस इतना ही देख लीजिए, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस तरह की परिषदों को थोड़ा मंत्रालय से जोड़ के देखेंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को हल करने में, कुछ औसत से ज़्यादा कठिन प्रश्नों को हल करने में, कि ये किस मंत्रालय से संबद्ध है। अगर है तो बहुत सारी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि किसी मंत्रालय से नहीं जुड़ा है, स्वायत्त संस्था है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है और इसके निष्कर्ष क्या हैं, असमानता कितनी बढ़ी है, ये आपको देखना है, इम्पोर्टेंट है। विशेष आहरण अधिकार, मैंने बताया था ना ऊपर, आईएमएफ की बात हो रही थी, तो विशेष आहरण अधिकार क्या होता है, इसमें कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं, भारत की स्थिति क्या है, इसमें कौन कौन सी, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, बस इतना जान लीजिए, काम हो गया। इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है, अगर ये स्वायत्त है तो जान लीजिए, अगर मंत्रालय से जुड़ा है तो जान लीजिए, टॉपिक तैयार हो गया। फिर इसके बाद से है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। देखिए सेमीकंडक्टर जो मिशन है
ये तो अपने आप में एक योजना के तौर पे देख सकते हैं आप कि सरकार इसमें क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर। चाहे तो आप इसको साइंस वाली कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इसका काम क्या होता है और इसका महत्व क्या है। क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, ठीक है ना। और कई सारी चीज़ें जिनसे सेमीकंडक्टर बनते हैं उनकी कमी है, तो वो भी एक अपने आप में मुद्दा बनता है। तो इसे आप थोड़ा सा समझिए, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है ना। और मिशन के बारे में थोड़ा सा तो आपको जानना ही पड़ेगा। सागरमाला परियोजना के बारे में जानिए कि इसकी शुरुआत क्यों की गई है, इसके तहत कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, यानी कि क्या विशेषता है इसकी, कौन सा मंत्रालय, हालांकि गेस कर सकते हैं आप मंत्रालय, लेकिन यूपीएससी कई बार ऐसे टॉपिक्स पर भी मंत्रालयों को घुमा फिरा के पूछ लेती है जिनको गेस करना आसान है, लेकिन ऐसे पूछा जाता है कि बहुत सारे स्मार्ट लोग पढ़ के जाते हैं फिर भी गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसी मंत्रालय के तहत ये परियोजना चल रही है। जूट उद्योग के बारे में जानिए, भारत में जूट उद्योग की क्या स्थिति है। जूट उद्योग के फ़ायदे नुकसान चुनौतियां वो मेंस में हम देख लेंगे, लेकिन जूट उद्योग के मामले में भारत की स्थिति प्लस राज्यों की स्थिति, कौन राज्य आगे है, आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो गेस करना आसान है। लेकिन इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आप जूट के बारे में थोड़ा सा जानें, जूट की फसल के बारे में, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। इथेनॉल सम्मिश्रण, इथेनॉल मिलाने की बात हो रही है पेट्रोल में, तो इसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये जानना है कि इससे मतलब बढ़ाकर कितना किया गया है, कितना मिलाने की बात है, क्या लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा थोड़ा सा कंसेप्चुअल होते हुए यूपीएससी पूछ सकती है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, या जो बायोफ्यूल हम बना रहे हैं, जो इससे प्रमोट कर रहे हैं बायोफ्यूल को, उससे क्या फ़ायदा है, सिंपल पूछा जा सकता है। और थोड़ा बहुत कहीं भी आप पढ़ लेंगे तो तैयारी हो जाएगी, और नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कॉमन सेंस के आधार पर ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अच्छा, भारतीय फार्मा क्षेत्र के बारे में आप जानिए कि इसमें भारत की स्थिति क्या है। इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, भारत की स्थिति क्या है, किस मामले में हम बेहतर हैं, किस मामले में अभी जो है दिक्कतें हैं। तो बस इतना ही जानना है, बाकी मेंस के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो उसमें बात करेंगे। आगे देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट जो है, 5वां संस्करण कह सकते हैं, वो आई है। और इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा होते हैं। मेंस के लिए तो यह अनिवार्य होता है, अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट से तथ्य लेकर नहीं जा रहे हैं तो आप चारों पेपर में कई जगहों पे उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जो इसको तैयार करके जाते हैं। बहुत कमाल की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित कोई बात है, बाल विवाह की बात है, कुपोषण की बात है, बीमारियों की बात, बहुत सारे आंकड़े आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऑथेंटिक आंकड़े मिलते हैं जिनका इस्तेमाल आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, इंटरव्यू में अपनी बात साबित करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन इस तरह के सर्वे से प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएससी आंकड़ों से खेल के आपको फंसा सकती है, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस रिपोर्ट से आपको ले लेने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सीवीड की खेती। अब ये सीवीड की खेती किस परिस्थिति में होती है, कहाँ हो सकती है, क्यों ये चर्चा में है, इसके क्या लाभ हैं, बस इतना आप देख लीजिए। अगर कोई चुनौती है तो वो भी जान लीजिए, टॉपिक तैयार। बाकी जीडीपी और जीवीए सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस पे आए हैं, आपको बस इतना जानना है कि जीडीपी क्या है। सबसे पहले जीडीपी की बात कर लीजिए, तो ग्रॉस पहले देखिए, उसके बाद से नेट देख लीजिए। दो बातें, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं शामिल की जाती हैं वो देख लीजिए। और जीवीए क्या है इसको अलग से देख लीजिए, फिर दोनों में तुलना कर लीजिए कि तुलना हम करके क्या निकल रहा है, निष्कर्ष देख लें एक बार, उससे क्वेश्चन आ सकता है। बस हो गया, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फार्मूला पर नहीं जाना कि इसमें से ये घटाएंगे तो ये बन जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। वो आप इसको समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपने आप में बहुत जटिल भी होता है। तो बस बेसिक समझ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आर्थिक नियोजन, ये पृष्ठभूमि की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं कि पंचवर्षीय योजना से पहले हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन से संबंधित कई सारे प्रयास किए, बॉम्बे प्लान आया, और इसके अलावा जो है
गांधीयन प्लान एक शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, पीपल्स प्लान बोलते हैं उसको शायद, जनता की योजना इस तरह से। तो कई सारी समितियां बनी उस समय, कई सारे प्रयास किए गए आज़ादी के टाइम या उससे पहले से, कि हमारे देश में, आज़ाद भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसे चले। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसकी पृष्ठभूमि पे एक छोटी सी नोट आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल आपको जो नोट मिली है उसमें तो है। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर क्या है उससे ज़्यादा जानना ज़रूरी यह है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब थी, उसका टाइम पीरियड क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि उन्हें आप देखेंगे तो डायरेक्ट पंचवर्षीय योजना से नहीं पूछा गया, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक बनाया गया है। और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस समय पाँचवीं, छठवीं, सातवीं या दूसरी कोई पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तब तक प्रश्न का उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रश्न को समझना कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखें कौन सी योजना कब चल रही थी। और कुछ योजनाएं बड़ी फेमस हैं जिनके उद्देश्य बड़े महत्वपूर्ण थे, जैसे पहली, दूसरी, पाँचवीं, छठवीं, 12वीं योजना, 11वीं भी। तो इस तरह से कुछ योजनाओं के स्लोगन, किस मॉडल पर आधारित योजना थी, क्या उद्देश्य था, ये देख लेंगे, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेयर बाज़ार की कुछ शब्दावलियाँ मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर बताया था कि इस बार शेयर बाज़ार से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। सेबी हो या फिर और भी बहुत सारे, बांड क्या होता है, शेयर क्या होता है, थोड़ा बहुत ये भी जान लेंगे, या शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा शेयर बाज़ार की जो शब्दावलियाँ हैं उन्हें एक बार देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद से लास्ट, घाटे। जब आप बजट पढ़ते हैं तो बजट में कई तरह के घाटे, जैसे राजकोषीय घाटा होता है और इसी तरह से और भी कई घाटे होते हैं। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा करके उनकी परिभाषा आप समझ लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वहाँ से क्वेश्चन आता है, आया भी है पहले, तो कई लोग नहीं समझ पाते हैं, या तो छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं या तुक्का लगाते हैं। तो पहले ही आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बस इतना ही है। बाकी मेरे ख्याल से एक विषय और बचा है, उसे भी कवर कर लेंगे। और फुल वीडियोस तो आएंगी बहुत जल्दी, सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर लेंगे, उन्हें भी आप देखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। तो इसमें बस इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।